हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर प्रॉफिट एकेडमी पर। मैं हूं सीए निखिल मेहता और हमारी ओर से आपको जय जिनेंद्र। हम लोग अभी 11th क्लास के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और 11th अकाउंट्स का आज ये वाला हमारा 4th लेक्चर है। तो आई होप आप लोगों ने शुरू के 3 लेक्चर देख लिए होंगे, क्योंकि वो 3 लेक्चर जिसने नहीं देखे उसको 4th लेक्चर समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इस वाले लेक्चर में हम लोग असेट पढ़ रहे हैं और असेट को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में समझाया था। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं असेट क्या होती है और हमारी जो चैप्टर की हेडिंग है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, कैपिटल क्या होती है पढ़ लिया, ड्राइंग क्या होती है पढ़ लिया, लायबिलिटी किसको कहते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, और फाइनली हम लोग पढ़ रहे हैं असेट किसको कहते हैं। ओके, असेट किसको कहते हैं मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर में समझाया था आप उसको एक बार रिकॉल करिए और मेरे साथ चलिए और देखिए कि आखिर असेट क्या होती है। ओके, आप देखना स्क्रीन पर असेट। असेट इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी। असेट इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी और अ राइट। असेट क्या है? बेसिकली असेट या तो एक प्रॉपर्टी होती है या फिर असेट एक राइट होता है जिससे कि हमको फ्यूचर में, किसमें? फ्यूचर में। कब? फ्यूचर में या तो हमको उससे कोई कैश मिलेगा या फिर हमको उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसी प्रॉपर्टी या फिर राइट को हम लोग असेट कहते हैं और इसको मनी टर्म में मेजर करना कंपलसरी है, मतलब वो मनी टर्म में मेजरेबल होनी चाहिए। अभी मैंने जो भी इधर लिखा ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा कि सर ये क्या बोल रहे हो, प्रॉपर्टी, फ्यूचर, फ्यूचर में बेनिफिट, मॉनेटरी वैल्यू। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक मशीन है। क्या है? एक मशीन है जिससे कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मशीन है, हमारी फैक्ट्री है और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए और हम लोग उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो वो मशीन क्या है? हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब समझ रहे हो? प्रॉपर्टी का मतलब हमारी संपत्ति है। वो क्या है? वो हमारी संपत्ति है। वो प्रॉपर्टी है हमारी मशीन, जो कि हम लोगों ने 1 लाख रुपए में परचेज करी थी कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो वो जो मशीन है ना, वो क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से आपको फ्यूचर में, कब? फ्यूचर में क्या मिलेगा? आप फ्यूचर में इस मशीन को यूज करोगे, यूज करके गुड्स का प्रोडक्शन करोगे। तो गुड्स का प्रोडक्शन करके आप गुड्स को सेल करोगे, तो ये मशीन से आपको फ्यूचर में फायदा होगा। जो मशीन आपने खरीदी है उस मशीन से आपको फ्यूचर में फायदा होगा। या तो फ्यूचर में उससे कैश रिसीव होगा या फिर फ्यूचर में आप उसका इस्तेमाल करके फायदा ले सकते हैं। तो ये मशीन क्या है? ये मशीन एक असेट है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मैं 4-5 एग्जांपल लूंगा ना, तब जाके आपके माइंड में असेट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। प्रॉपर्टी, आप माइंड में क्या रखिए? प्रॉपर्टी। और मेरा फर्स्ट लेक्चर याद करिए। क्या है सेकंड एग्जांपल हमारा? बिल्डिंग। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की, जेठालाल ने वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे परचेज कर ली। तो वो क्या है? एक बिल्डिंग है। 50 लाख रुपए में हम लोगों ने वो दुकान खरीद ली वो दुकान। 50 लाख रुपए में दुकान खरीद ली। ये बिल्डिंग हमारी क्या है? एक प्रॉपर्टी बन गई। प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ? प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ? प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ? प्रॉपर्टी का मतलब असेट।
हमारी संपत्ति, ये बिल्डिंग जो हमारी प्रॉपर्टी बन गई है, ये प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। कब करेंगे, आज भी और फ्यूचर में हम लोग इस बिल्डिंग को यूज करेंगे। इसको यूज करने से हमको क्या बेनिफिट होगा, हमको ये बेनिफिट होगा कि हमको किराया नहीं देना पड़ेगा। अगर जेठालाल ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुकान नहीं खरीदी होती तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को किराए पे लेके बिजनेस करना पड़ता और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को किराया देना पड़ता। तो आप समझिए बात को, अगर हमने एक बिल्डिंग खरीद ली, वो बिल्डिंग को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। यूज करके हमको फ्यूचर में क्या मिलेगा, हमको फ्यूचर में मिलेगा क्या, बेनिफिट। तो ये हमारी क्या हुई, असेट। ये बिल्डिंग हमारी क्या हुई, असेट हुई। जो भी एक पर्सन के पास संपत्तियां होती है ना, उसको उस पर्सन की असेट कहते हैं। इसी प्रकार जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है तो जो भी उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास संपत्तियां होती है उसको हम लोग असेट कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, आपने बैंक में एफडी करवा दी। वो बैंक में आपने जो 10 लाख रुपए की एफडी करवाई है, तो बैंक ने बोला कि भैया 5 साल बाद आना और ब्याज सहित 12 लाख रुपए लेके चले जाना। तो मुझे बताइए, इस बैंक की एफडी से आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा, फ्यूचर में आपको कैश मिलेगा, पैसा मिलेगा ना। तो ये बैंक एफडी क्या है, हमारी असेट है। क्या आप लोग समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है ना, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। जैसे जेठालाल का अपन लोग जनरली एग्जांपल लेते हैं, तो जेठालाल की जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, वैसे हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो हमको डिस्प्ले में रखने होते हैं। वो सारे हमारी दुकान में बिखरे पड़े थे, तो हमने सोचा क्यों ना 5 लाख रुपए लगा के 5 लाख रुपए का हम लोग फर्नीचर बनवा देते हैं, ताकि हर चीज को हम लोग एक जगह व्यवस्थित रख देंगे। उससे डिस्प्ले में आसानी रहेगी, जो कस्टमर्स आएंगे उनको पसंद करने में आसानी रहेगी। तो हमने क्या किया, 5 लाख रुपए का हमारी दुकान में फर्नीचर परचेज करके, या फिर फर्नीचर के साथ में एक वर्ड यूज कर लेता हूं, फर्नीचर या फिक्सर हम लोगों ने यूज करके या बना दिया। कितने रुपए का खर्चा करके, 5 लाख रुपए का। मुझे बताइए, ये फर्नीचर और फिक्सर जो आपने 5 लाख रुपए का अपनी दुकान में बनाया है, इससे आपको फ्यूचर में क्या फायदा है, इससे आपको फ्यूचर में क्या फायदा है, इससे आपको फ्यूचर में क्या बेनिफिट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जो फर्नीचर आपने 5 लाख रुपए का बनाया ना, फर्नीचर बनाने वाले ने कहा भाई साहब 15 साल की गारंटी है मेरी, 15 साल तक इस फर्नीचर को कुछ नहीं होगा, आप इसको यूज करिए। और इसको यूज करके जो इसके बेनिफिट्स होते हैं वो लीजिए। अब फर्नीचर के क्या बेनिफिट्स होते हैं, टेबल चेयर के क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये बेनिफिट है ना, जो उसकी यूटिलिटी है वो हम यूज कर सकते हैं। चेयर है तो हम बैठ सकते हैं, टेबल है तो हम उसको एज ए टेबल यूज कर सकते हैं, काउंटर है तो हम कस्टमर को गुड्स डिस्प्ले करने के यूज कर सकते हैं, और रेक बनी हुई है तो हम लोग उसमें गुड्स को रख सकते हैं। ये उसकी यूटिलिटी है। तो आप उसकी यूटिलिटी का फायदा ले सकते हैं। कितने साल तक, 15 सालों तक। तो जो फर्नीचर एक दुकान में होता है ना, वो दुकान की क्या है, असेट है, क्योंकि वो इस साल खत्म नहीं होगी, वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी। हमको आज नहीं, फ्यूचर में भी इससे फायदा होने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 5 ले लीजिए। एक आपने लैंड परचेज कर ली, जिसको हम लोग प्लॉट भी कह सकते हैं। आपने एक प्लॉट परचेज कर लिया किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, फ्यूचर में आप उसके ऊपर फैक्ट्री शेड बनाएंगे और उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो इसको आप फ्यूचर में क्या करोगे, यूज करोगे, इसके जो भी बेनिफिट्स होंगे वो लोगे। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, एक असेट हो गई। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 ले लेते हैं। हमने 10 लाख रुपए के गुड्स, कितने रुपए के गुड्स, 10 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए की वैल्यू के गुड्स, जस्ट लाइक मिस्टर जेठालाल ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्या किया, 10 लाख रुपए की टीवी ऑर्डर करी और गोडाउन में रखवा दी। वो 10 लाख रुपए की टीवी
जो कि हमको फ्यूचर में बेचनी है। बताइए क्यों मंगवाई? जेठालाल ने सोचा दिवाली आ रही है, दिवाली पे हम लोग सेल लगाएंगे, सेल में हम लोग गुड्स बेचेंगे तो तब टीवी की कमी ना पड़ जाए, इसलिए जेठालाल ने 10 लाख रुपए की टीवी मंगवा के अपने गोडाउन में रख दी। मुझे बताइए, ये जो गुड्स हमारे पास पड़े हुए हैं, जिसको हम फ्यूचर में, जिसको हम क्या करेंगे, फ्यूचर में हम इनको सेल करेंगे, और जब हम फ्यूचर में इसको सेल करेंगे तो हमको कैश रिसीव होगा। तो मुझे बताइए, क्या ये टीवी बिक चुकी है क्या? नहीं, ये टीवी हमारे पास आज हमारे गोडाउन में पड़ी हुई है, इसको हम फ्यूचर में बेचेंगे। तो जो बेचने के लिए आप गुड्स खरीदते हो ना, इसको हम लोग कहते हैं, याद कर लीजिए आज, इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक। क्या कहते हैं इसको? हम स्टॉक। आपने मार्केट में यूजुअली सुना होगा कि कोई भी पर्सन बोलता है मेरी दुकान पे नया स्टॉक आया है, आप आना देखने के लिए। नया स्टॉक आते ही मैं आपको फोन करता हूं, थोड़े दिन में नया स्टॉक आने वाला है। तो स्टॉक का मतलब क्या समझे? स्टॉक का मतलब जो गुड्स हम लोग बेचते हैं ना, वो वाले गुड्स का जो लॉट हमारे पास पड़ा हुआ होता है, बेचने के लिए हमने जिसको खरीद के रखा हुआ है ना, वो क्या है? स्टॉक है। तो जेठालाल के गोडाउन में 10 लाख रुपए की टीवी पड़ी हुई है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टॉक। इस स्टॉक को हम लोग फ्यूचर में क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो जब फ्यूचर में सेल करेंगे तो हमको क्या रिसीव होगा? कैश रिसीव होगा। तो मुझे बताइए, स्टॉक हमारी क्या होती है? असेट होती है। जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है गोडाउन में, इसको आज नहीं तो कल बेचेंगे ना, तो ये हमारी संपत्ति है, जिससे हमको फ्यूचर में फायदा होगा, बेनिफिट हम लोग इसका ले सकते हैं, या फिर इससे हमारे फ्यूचर में कैश जनरेट होगा और हमको पैसा मिलेगा। ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी चीज को हम लोग असेट कहते हैं। वापस बोल रहा हूं, आपको एक बात समझ में आ गई। एक प्रॉपर्टी क्या है? एक प्रॉपर्टी जिसको हम लोग फ्यूचर में या तो उसको यूज करके उसके बेनिफिट लेंगे, या फिर फ्यूचर में हमको उससे कैश मिलेगा। या तो हमको उससे कैश जनरेट होगा, पैसा जनरेट होगा, पैसा आएगा उसको बेचने से, या फिर हम उसको यूज करके फायदा लेंगे। आपने मशीन खरीदी थी, उसको तो आप यूज करोगे, और आपने जो अभी एग्जांपल में टीवी खरीदी, उसको आप बेच के कैश जनरेट करोगे। तो या तो आप उसको यूज करके फायदा लोगे, या फिर आप उसको बेच के फ्यूचर में कैश जनरेट करोगे। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं असेट। लेकिन इस असेट का ध्यान रखना, मेजरेबल इन मनी होना चाहिए। मतलब ऐसी चीज को पैसों में नाप सकते हैं, उसी चीज को हम लोग असेट कहेंगे। जिसको हम लोग पैसों में कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको हम लोग असेट के डेफिनेशन में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग बुक्स होती है उसमें हमेशा एक अमाउंट का कॉलम होता है। आपने एक मशीन खरीदी तो आपको लिखना पड़ेगा वो मशीन कितने रुपए की है। अगर आप पैसों के कॉलम में कुछ नहीं लिख सकते तो आपकी ये वाली संपत्ति को हम असेट नहीं मानेंगे। और वैसे भी आपके माइंड में जो भी संपत्ति आ रही है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर फिक्चर है, बैंक एफडी है, ये सब पैसों में, मनी में मेजरेबल होती है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। क्या आप लोगों को ये समझ आया? क्या समझ आया? ये समझ आया, प्रॉपर्टी जिससे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा या कैश मिलेगा, और वो मेजरेबल इन मनी होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं दूसरा। मेरे एग्जांपल को बड़े ध्यान से समझना, बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज नहीं समझ में आती है। इसका हेडिंग मैं बाद में बताऊंगा, मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं ना वो समझ आना चाहिए। देखना मेरा एग्जांपल क्या है। कुछ राइट्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? कुछ राइट्स होते हैं। वो राइट्स को हम लोग फ्यूचर में यूज करके या तो उससे हम लोग बेनिफिट्स ले सकते हैं, या फिर उससे हम कैश जनरेट कर सकते हैं। कुछ हमारे राइट्स होते हैं जिससे हमको फ्यूचर में फायदा होगा, या तो बेनिफिट होगा इनडायरेक्टली, या फिर हमको सीधा सीधा उससे कैश जनरेट होगा। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? असेट कहते हैं। मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनिए।
सीए निखिल मेहता ने, मतलब मैंने एक बुक लिखी, वो बुक लिखी मैंने, जो सीए स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके सीए इंटर लेवल पे लो सब्जेक्ट होती है, उसकी मैंने एक बुक लिखी। अरे एग्जाम्पल भी है और हकीकत भी है, मैंने बुक लिखी है। मैंने सीए इंटर में जो लो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बुक लिखी है। अब मैंने क्या किया, ये वाली बुक का रजिस्ट्रेशन कराया गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट को जाके कहा कि सरकार ये बुक मैंने लिखी है। तो ये वाली बुक की जो फोटोकॉपी है ना, वो कोई भी नहीं करा सकता। ये वाली बुक को सिर्फ मैं ही बना के बेच सकता हूं। ऐसा नहीं कि मेरी बुक आपने ली और आपने निखिल मेहता का नाम हटा के अपना नाम लिख दिया और अपना नाम लगा के बेच दी, ऐसा आप नहीं कर सकते। मैंने गवर्नमेंट के पास गया और मैंने क्या किया, इस बुक का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। क्या करवा दिया, रजिस्ट्रेशन। किसके पास जाके, गवर्नमेंट के पास जाके, कि सरकार ये वाली बुक मैंने लिखी है, इसमें लिखी हुई सारी लॉ की लैंग्वेज एग्जाम्पल जो हैं वो मेरे हैं, और इसमें लिखा गया जो मेरा कंटेंट है उसको दुनिया का कोई भी पर्सन कॉपी नहीं करेगा। ये किताब मेरे नाम पे आप रजिस्टर कर लो, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। आप मेरी बात को समझ रहे ना। आप एग्जाम्पल चेंज करिए, हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी, ओके, तो उस कविता पे किसका अधिकार है, हरिवंश राय बच्चन का। अगर वो कविता आज राजस्थान पत्रिका में प्रिंट होती है तो राजस्थान पत्रिका किसको पैसा देगा, हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है, ओके, अगर वो जिंदा है तो, नहीं तो उनके राइट्स अमिताभ बच्चन के पास है तो वो पैसा ले लेंगे। आप मेरी बात को समझिए, हरिवंश राय बच्चन ने जो कविता लिखी उसको मैं फोटोकॉपी करा लूं, उस पर हरिवंश राय बच्चन का नाम डिलीट करके लिख दूं निखिल मेहता, और उसको मैं राजस्थान पत्रिका को भेज दूं और कह दूं कि ये तो मैंने लिखी है, ऐसे केस में अमिताभ बच्चन साहब मुझ पे केस कर देंगे। क्या बोलेंगे, मिस्टर निखिल मेहता, इस कविता पे आप अपना नाम नहीं लगा सकते क्योंकि ये कविता हमने सरकार में जाके रजिस्टर करवा रखी है कि ये कविता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी और ये उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो मुझे बताइए, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता की किताब है, वो किताब में जो भी कविताएं हैं वो हरिवंश राय बच्चन ने लिखी हुई है। तो मुझे बताइए, क्या हरिवंश राय बच्चन साहब की कविताओं पे मैं अपना नाम लगा के उसको बेच सकता हूं, राजस्थान पत्रिका में वो दे दूं मैं और मैं पैसा ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि उसके ऊपर कंप्लीटली अधिकार किसका है, हरिवंश राय बच्चन का। सेम केस, जब मैंने सीए इंटर की लॉ की किताब लिखी तो इसके ऊपर कंप्लीट अधिकार किसका है, मेरा है। तो मैंने गवर्नमेंट में जाके रजिस्ट्रेशन करा दिया और गवर्नमेंट ने निखिल मेहता को राइट्स दिए। गवर्नमेंट ने निखिल मेहता को राइट्स दिए। पहला, इस बुक को पब्लिश मैं ही कर सकता हूं, सिर्फ मैं, और अगर कोई दूसरा पब्लिश करेगा तो वो मुझसे परमिशन लेके करेगा। तो इस बुक को पब्लिश करने का अधिकार मेरे पास है और इस बुक को सेल करने का अधिकार मेरे पास है। मैं जिसको ऑथोराइज करूंगा वही पर्सन इस बुक को पब्लिश कर सकता है और सेल कर सकता है, छाप सकता है और बेच सकता है। ये अधिकार किसको दे दिए, निखिल मेहता को। और थर्ड राइट क्या दिया, नो वन कैन कॉपी इट, कोई भी इसकी कॉपी नहीं कर सकता है। ये जो राइट्स हैं वो कंप्लीटली मेरे पास है। ओके, अब मुझे बताइए, क्या मुझे इन राइट से फ्यूचर में फायदा होगा? यस, ये राइट्स मुझे मिल गए। अब मैं क्या करूंगा फ्यूचर में मैं ये सीए इंटर की बुक को, मेरे पास राइट है ना, तो मैं इसको पब्लिश करूंगा, पब्लिश करके इसको सेल करूंगा और सेल करके मेरे पास पैसा आएगा, पैसा। आप समझे ना, जो बुक के ऑथर्स होते हैं ना, हर पर्सन जो कि एक बुक का ऑथर है वो पर्सन के पास राइट है, वो बुक का कंटेंट वह पब्लिश करा के सेल कर सकता है और उससे उसको पैसा मिलता है। क्या आप मेरी बात को समझे? अगर किसी ऑथर ने एक बुक लिखी तो वो बुक का जब रजिस्ट्रेशन कराएगा तो सरकार उसको एक राइट देंगे, जिस राइट को, इस राइट को हम लोग क्या कहते हैं पता है? कॉपीराइट। और ये वाला कॉपीराइट अपने एग्जाम्पल में किसके पास है, निखिल मेहता के पास। तो
तो कॉपीराइट से निखिल मेहता को फ्यूचर में एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि वो जो बुक्स हैं जिसके ऊपर निखिल मेहता का कॉपीराइट है, वो निखिल मेहता उन बुक्स को पब्लिश कर सकता है, पब्लिश करके उनको सेल कर सकता है, सेल करके फ्यूचर में उससे कैश जनरेट कर सकता है। तो ये जो कॉपीराइट है ना, ये भी मेरी असेट है। क्या है ये भी मेरी असेट है, असेट। एक एग्जांपल और दूं, चलो एक एग्जांपल और देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जो है वो ये है कि मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, आप सब लोग जानते ही होंगे, वो वाला नहीं है, ठीक है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर मशहूर गुलाटी। देखना कितना बड़ा काम करने वाला है। डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने क्या किया, कोरोना मतलब कोविड-19 की एक मेडिसिन बनाती। वापस देखिए स्क्रीन पर मैंने क्या लिखा। डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने कोविड-19 मतलब कोरोना की एक मेडिसिन का फॉर्मूला बना दिया, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके। ओके, तो सेम डॉक्टर मशहूर गुलाटी गए गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट को जाके बोले कि सरकार, ये जो मेडिसिन का मैंने आविष्कार किया है, इस आविष्कार का आप रजिस्ट्रेशन करो मेरे नाम पे, और लाइफ टाइम तक दुनिया में यही जाना जाएगा कि कोरोना की इस वाली डिजीज की मेडिसिन का आविष्कार किसने किया, डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने किया, मेरे नाम पे आप इसका रजिस्ट्रेशन कर दो। ये क्या है, इन्वेंशन है। क्या है, ये एक आविष्कार है। आप मेरी बात को ध्यान से समझना। क्या है ये एक आविष्कार है, ये एक इन्वेंशन है। जब एक इन्वेंशन का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास कराया जाता है ना, तो गवर्नमेंट डॉक्टर मशहूर गुलाटी को राइट देगी कि हम आपके इस वाली मेडिसिन का रजिस्ट्रेशन करते हैं, और इस फॉर्मूला से ऐसी मेडिसिन कोई भी पर्सन दुनिया में अगर बनाएगा तो उसको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जो मेडिसिन का फॉर्मूला है वो आपकी परमिशन के बिना कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने जो गवर्नमेंट ने राइट दिया ना, उसको हम लोग कहते हैं पेटेंट। और पेटेंट वर्ड इज अटैच्ड विथ आविष्कार, इन्वेंशन। निखिल मेहता ने जो बुक लिखी थी ना, आप ऐसा थोड़ी कह सकते हैं निखिल मेहता ने एक कविता का आविष्कार किया है। नो, दिस इज नॉट इन्वेंशन। इन्वेंशन तो रिसर्च पे बेस्ड होता है, तो वो एक अलग चीज हो गई। दिस इज रिलेटेड टू लिटरेचर। मैंने गाना बनाया तो आप भी थोड़ी बोलोगे निखिल मेहता ने एक गाने का आविष्कार किया है। तो सॉन्ग है, सॉन्ग की जो ट्यून है वो है, और जो बुक्स है, लिटरेचर है, इन सब पे क्या मिलता है आपको, कॉपीराइट मिलता है। और जब भी आप कोई आविष्कार करते हो तो आपको क्या मिलता है, पेटेंट राइट मिलता है। आप इसको पेटेंट राइट कहते हो। क्या कहते हैं इसको, पेटेंट राइट। अब मुझे बताइए इस पेटेंट राइट से डॉक्टर मशहूर गुलाटी को क्या फायदा होगा, समझ गए आप। डॉक्टर मशहूर गुलाटी के अलावा कोई भी पर्सन ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। अगर करेगा तो डॉक्टर मशहूर गुलाटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो डॉक्टर मशहूर गुलाटी जो फॉर्मूला बनाए हैं मेडिसिन का, वो फॉर्मूला सेल करेंगे कंपनियों को। मेडिसिन बनाने वाली कंपनी को बोलेंगे अरे ओ कंपनी इधर आओ, 5 करोड़ रुपया दो और हम आपको फॉर्मूला बताते हैं कोरोना की मेडिसिन का। तो मशहूर गुलाटी ने फॉर्मूला बेच के कितने कमाए, 5 करोड़ रुपए। अब वो मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनी है उसको अधिकार दे दिया, तुम बना लो 5 साल के लिए मेडिसिन, 5 करोड़ रुपए हमको दे दो। तो मुझे बताइए, कभी कभी है ना, जरूरी नहीं कि हर बार कोई फिजिकल प्रॉपर्टी हो, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, ये सब हमको दिखता है। लेकिन मुझे बताइए, मेरे पास एक कॉपीराइट है कि मेरी किताब को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, ये राइट दिखता है क्या, नहीं, ये होता है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं। ये जो राइट है ना, पेटेंट राइट, डॉक्टर मशहूर गुलाटी के पास एक राइट है कि मैं कोरोना की मेडिसिन बना सकता हूं और ये फॉर्मूला कोई यूज नहीं कर सकता, ऐसा सरकार ने मुझे परमिशन दी है। तो ये जो डॉक्टर मशहूर गुलाटी के पास में राइट है ना उस फॉर्मूला को यूज करने का, क्या उस राइट को तुम देख सकते हो, नहीं देख सकते। क्या उस राइट को तुम छू सकते हो, नहीं छू सकते। सरकार ने जो लेटर बना के दिया ना, उस पे तो यूं लिख रखा है कि आपके पास राइट है। ये लेटर राइट थोड़ी है क्या, वो राइट को हम छू नहीं सकते।
मेरे पास कॉपीराइट है, छू के दिखाओ, कहाँ है? जेब में पड़ा है, पर्स में पड़ा है, बैग में पड़ा है, ऑफिस में पड़ा है? नो, वो कॉपीराइट है ना, एक राइट है, वो है ना दिखता नहीं है, लेकिन उससे हमको फ्यूचर में फायदा होता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी दो तरह की असेट्स बताई और आप मेरे को दोनों में डिफरेंस बताना फटाफट से। एक तरफ मैंने आपको बताया लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। हमारे पास जो कैश पड़ा है ना तिजोरी में, उससे हम फ्यूचर में फायदा ले सकते हैं, तो कैश भी हमारा क्या हुआ? असेट हुआ। एक तरफ हमारी ये असेट्स हैं, दूसरी तरफ मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब समझते हो आप? ट्रेडमार्क का क्या मतलब होता है? ये लोगो होता है ना बड़ी बड़ी कंपनियों का, टाटा का अपना एक लोगो है, रिलायंस का अपना एक लोगो है ना? अरे टाटा का लोगो नहीं देखा आपने? जो ये टाटा, वो बीच में जो ए होता है, ए के बीच में लाइन नहीं खींचते, ये टाटा का लोगो है। तो सरकार ने क्या किया, टाटा कंपनी को ये लोगो रजिस्टर करके टाटा कंपनी को अधिकार दे दिया कि ऐसा लोगो सिर्फ टाटा कंपनी ही यूज कर सकती है। गवर्नमेंट ने क्या किया, आप समझ जाना 2 मिनट। गवर्नमेंट ने क्या किया, टाटा कंपनी को, टाटा लिमिटेड को एक अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? कि ये जो लोगो है ना, इस लोगो को कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं कर सकता, इसको खाली आप ही यूज कर सकते हो। मुझे बताओ, आप इस लोगो को छू सकते हो जाके, कहीं पे स्टील का बना हुआ होगा तो छू सकते हो, लेकिन क्या तुम इस अधिकार को छू सकते हो? इस तरह का लोगो सिर्फ टाटा कंपनी यूज कर सकती है, ये टाटा कंपनी का अधिकार है। मुझे बताइए, क्या इस अधिकार को तुम छू सकते हो? नहीं छू सकते। दैट्स व्हाई ट्रेडमार्क भी जो है ना, वो भी इधर राइट साइड में आएगा, क्योंकि आप ट्रेडमार्क को छू सकते हो, लेकिन ट्रेडमार्क असेट नहीं है, असेट है उसका यूज करने का अधिकार। इस अधिकार को हम लोग फ्यूचर में यूज करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग करेंगे। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। एक और लिख देता हूं, बात ही खत्म हो जाएगी। गुडविल। गुडविल का मतलब समझते हो आप? गुडविल का मतलब मार्केट में जो आपकी रेपुटेशन बनती है ना धीरे धीरे समय पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल। आपको पता है गुडविल का कितना फायदा है? बहुत फायदा है। ब्रांडिंग का कितना फायदा है? बहुत फायदा है। आज अगर निखिल मेहता ने एक ज्वेलरी का शोरूम खोल दिया, मेहता ज्वेलर्स, ओके, पहली बार खोला, अभी लेटेस्ट खोला ही है, और मान लीजिए टाटा कंपनी ने तनिष्क ओपन कर दिया। टाटा कंपनी का आपको पता है ना, टाटा कंपनी तनिष्क नाम से गोल्ड का रिटेल स्टोर ओपन करती है। तो टाटा कंपनी ने क्या कर दिया? तनिष्क ओपन किया। निखिल मेहता ने क्या ओपन किया? मेहता ज्वेलर्स। अब एक अननोन पर्सन है, वो जब अपने लिए सोने की रिंग लेने के लिए निकलेगा तो वो बोलेगा यार तनिष्क पे चलते हैं, क्योंकि टाटा कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, टाटा कंपनी विश्वसनीय कंपनी है, तनिष्क पे जाएंगे तो धोखा नहीं होगा, तनिष्क पे चलते हैं। तो ये जो टाटा नाम की वजह से लोग तनिष्क पे आ रहे हैं ना, तो आप नहीं समझ रहे हो, टाटा की मार्केट में रेपुटेशन है, टाटा का मार्केट में नाम चलता है, जबकि मेहता ज्वेलर्स नया नया है, इसको मार्केट में नाम चलाने में 10 साल लग सकते हैं। तो टाटा कंपनी का मार्केट में जो रेपुटेशन है, टाटा कंपनी को इसकी जो ब्रांडिंग है, टाटा कंपनी को इसकी पुरानी ब्रांडिंग और रेपुटेशन की वजह से जो फायदा होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये टाटा की गुडविल की वजह से कस्टमर आया है। एक कस्टमर आता है, आके बोलता है सर मैंने आपका नाम बहुत सुना इसलिए आया हूं, तो आप समझ जाओ कि ये पर्सन हमारी गुडविल की वजह से आया है। गुडविल का वैल्यू समझे ना, मार्केट में जो आपका रेपुटेशन होता है ना, उसको हम लोग गुडविल कहते हैं। मेरे यहाँ पे वो एक कस्टमर था, दोनों दुकानें पास पास थी, कस्टमर इसमें इंटर हो गया। मैंने कहा भाई उधर क्यों जा रहा है, हमारे इधर क्यों नहीं आ रहा है? बोले नहीं मैंने टाटा का नाम सुना हुआ है, टाटा बहुत पुरानी कंपनी है, टाटा अच्छी कंपनी है, टाटा में जा रहा हूँ। मैंने कहा हमारे यहाँ आके तो देख, हम भी अच्छे हैं, लेकिन वो नहीं आया।
तो टाटा कंपनी की जो मार्केट में ब्रांडिंग है और रेपुटेशन है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुडविल। अब मुझे बताओ, तुम इस गुडविल को, ब्रांडिंग को छू सकते हो जाके? अरे टाटा कंपनी का नाम चलता है, अरे कहां चलता है, मेरे को जाके छूना है टाटा कंपनी का नाम। ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। तुम टाटा कंपनी की गुडविल को जाके छू नहीं सकते हो। अब देखना, मैंने असेट को बड़ी आसानी से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। लेफ्ट साइड में वो सारी असेट हैं जिनको आप टच कर सकते हो, और राइट साइड में वो सारी संपत्तियां हैं जिससे आपको फायदा होता है, जिससे आपको फ्यूचर में भी फायदा होगा, लेकिन यू कैन नॉट टच इट। क्या आपको बिल्डिंग से फ्यूचर में फायदा होगा? यस। क्या आपको कॉपीराइट से फ्यूचर में फायदा होगा? यस। क्या आप बिल्डिंग को छू सकते हो? यस। क्या आप कॉपीराइट को छू सकते हो? नो। जिन संपत्तियों को छुआ जा सकता है उनको हम लोग कहते हैं टेंजिबल असेट्स, और जिन संपत्तियों को नहीं छुआ जा सकता है उनको बोलते हैं इंटेंजिबल असेट्स। और इंटेंजिबल असेट के 4 एग्जाम्पल आप परमानेंटली याद रखना, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और गुडविल। ट्रेडमार्क है ना, ये इंटेंजिबल असेट है। क्यों? क्योंकि आप है ना ट्रेडमार्क को यूज करने का जो अधिकार है, इस अधिकार को जाके छू नहीं सकते हो आप। खाली ट्रेडमार्क का ही बना हुआ है, मैंने स्टील का ट्रेडमार्क बना दिया, मैंने फ्लेक्स पे अपना लोगो प्रिंट करा दिया, उस फ्लेक्स को जाके तुम छू सकते हो, लेकिन क्या इस फ्लेक्स पे लगे हुए लोगो का मेरा जो यूज करने का अधिकार है, इस अधिकार को जाके छू सकते हो? नहीं छू सकते। तो ये जो राइट है ना, ये राइट आपकी असेट है, ना कि वो फ्लेक्स। मारुति सुजुकी ने जो इस तरह का अपना लोगो बना के डिजाइन कर रखा है, और मारुति सुजुकी जो अपनी कारों पे यूज कर सकता है, तुम कार पे उस लोगो को छू सकते हो, लेकिन उस लोगो को यूज करने का जो अधिकार मारुति सुजुकी कंपनी के पास है, क्या तुम उस अधिकार को छू सकते हो? नहीं छू सकते हो, बिल्कुल नहीं छू सकते हो। That's why ट्रेडमार्क इंटेंजिबल असेट होता है। आई होप आई कुड क्लियर इट कि टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट किसको कहते हैं? वो संपत्तियां जिसको आप छू सकते हो, वो संपत्तियां जिसको आप नहीं छू सकते हो। चलिए 2 मिनट में खत्म करते हैं। एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है तो जो आपकी असेट होती है ना, वो असेट 2 तरह की होती है, करंट असेट, फिक्स्ड असेट। क्या आपको याद आ रहा है, हमने लास्ट लेक्चर में ऐसा का ऐसा पॉइंट लायबिलिटी के लिए पढ़ा था, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, सेम पॉइंट है, करंट असेट, नॉन करंट असेट। करंट असेट का क्या मतलब होता है? देखो, असेट जो अपने को फ्यूचर में फायदा देती है, जो कि हमको बेनिफिट देगी या फिर कैश देगी, वो असेट है। चाहे वो करंट असेट हो या फिक्स्ड असेट हो, वो फ्यूचर में अपनों को क्या देगी? बेनिफिट और कैश देगी। कब देगी? फ्यूचर में। एक ऐसी असेट जो कि हमको बेनिफिट और कैश जल्दी दे देगी, उसको हम लोग बोलते हैं करंट असेट। वापस बोल रहा हूं, एक ऐसी असेट जो कि जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका बेनिफिट और कैश हमको विद इन 1 ईयर मिल जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? करंट असेट। और एक ऐसी असेट जिसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, इसका बेनिफिट हमको कब मिलेगा? लॉन्ग टर्म में। Not only in 1 year, the benefit or cash will be generated for long term, more than 1 year. मैं आपको 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल दे देता हूं, आप समझ जाना। हमारा जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है
गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको एक एग्जांपल याद होगा, मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में दिया था, वो याद करना। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बबीता जी को, किसको, बबीता जी को एक मोबाइल सेल किया था, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। कितने रुपए का, 10,000 रुपए का हमने, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बबीता जी को एक मोबाइल सेल किया। बबीता जी ने बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो मैं आपको 1 महीने बाद पेमेंट कर दूंगी। ओके, तो बबीता जी से फ्यूचर में पैसे आएंगे कितने टाइम बाद, 1 महीने बाद, मतलब ये फायदा हमको 1 महीने में हो जाएगा। सेम टाइम पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया, सेम टाइम पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया कि फर्नीचर बनवाया अपनी दुकान में। ओके, ये फर्नीचर बनाया 5 लाख रुपए का। बताइए फर्नीचर से फ्यूचर में फायदा होगा, यस होगा। तो फर्नीचर हमारी असेट है, यस ये हमारी असेट है। फर्नीचर से हमको 15 साल तक फायदा होगा। लेफ्ट साइड में क्या बबीता जी, जो कि हमारे डेटर है, मैं नाम दे रहा हूं, आप याद कर लेना इसको, जिसको हम उधार बेचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटर। जैसे हम लोगों ने लायबिलिटी में क्रेडिटर पढ़ा था, उसी प्रकार हम लोग असेट में डेटर पढ़ रहे हैं। डेटर किसको कहते हैं, वह व्यक्ति जिसको हमने उधार गुड्स बेचे और वो पर्सन हमको बहुत जल्द उसका पैसा देगा। मैंने आपको आज उधार बेचा तो आप 15 दिन में पेमेंट दे देना, 1 महीने में दे देना, 2 महीने में दे देना। तो जो डेटर्स होते हैं ना, उनसे पैसा 1 साल के अंदर अंदर आ जाता है। मतलब कुछ ऐसी संपत्तियां होती है जिससे हमको फायदा 1 साल के अंदर मिल जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं करंट असेट। और कुछ ऐसी संपत्तियां होती है जिसका फायदा हमको 1 साल से ज्यादा टर्म तक मिलता है। हमने एक मशीन खरीदी, 10 साल तक चलेगी। हमने फर्नीचर बनाया, 15 साल तक चलेगा। हमने एक बिल्डिंग बनाई, 100 साल तक चलेगी। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक ऐसी संपत्ति जिससे हमको 1 साल से भी ज्यादा टर्म तक फायदा मिलता है, उसको हम लोग फिक्स्ड असेट कहते हैं। क्या आप लोगों को समझ आया करंट असेट किसको कहते हैं? क्या आपको समझ आया फिक्स्ड असेट किसको कहते हैं? क्या आपको समझ आया टेंजिबल असेट्स किसको कहते हैं? क्या आपको समझ आया इंटेंजिबल असेट्स किसको कहते हैं? आइए हम लोग इसको नोट से एक बार कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि आखिर असेट किसको कहते हैं। जल्दी से फटाफट से मेरे साथ साथ याद कर लीजिए। असेट इज अ प्रॉपर्टी और अ लीगल राइट। सब चीज माइंड में लेके आ जाना जो एग्जांपल में दी है। असेट इज अ प्रॉपर्टी और अ लीगल राइट ओन्ड बाय द बिजनेस, वो वाली प्रॉपर्टी जिसका ओनर कौन है, बिजनेस, टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच, जिसके साथ मनी वैल्यू होनी चाहिए। 1 लाख रुपए की मशीन, 5 लाख रुपए का फर्नीचर। ओके, in other words anything which will enable the firm to get cash or benefit in the future, कोई भी चीज जिससे कंपनी को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में पैसा मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा, उसको हम लोग असेट कहते हैं। एग्जांपल ऑफ द असेट आर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। स्टॉक मतलब वो जो गुड्स हमने खरीद के रखे ना बेचने के लिए। डेटर्स मतलब जिसको हमने उधार बेचा वो हमको पैसा देगा। डेटर मैं आगे भी समझाऊंगा, लेकिन आप समझ गए ना। बबीता जी हमको 1 महीने बाद मोबाइल का पैसा देंगे, तो बबीता जी जब तक पैसा नहीं दे देते तब तक हम उनको क्या बोलेंगे, डेटर। डेटर मतलब जिसको हमने उधार बेचा। कैश जो हमारे पास पड़ा है, बैंक बैलेंस जो हमारे पास पड़ा है, ये सब क्या है, ये सब असेट है। असेट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट असेट एंड करंट असेट। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। Non-current asset are those assets which are held by a business from a long term point of view। एक ऐसी असेट जिसका फायदा हम लॉन्ग टर्म तक लेना चाहेंगे, ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन करंट असेट। एग्जांपल ऑफ नॉन करंट असेट आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपने कहीं पे बैंक में एफडी करवा दी, या फिर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए जो कि आप 5 साल बाद बेचोगे, तो मुझे बताओ इससे कैश कब आएगा, 5 साल बाद। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड फिक्स्ड असेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब क्या है, हमारी नॉन करंट असेट है।
फिक्स्ड असेट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, फिक्स्ड असेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल असेट जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इंटेंजिबल असेट जो दिखती नहीं है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल। चलिए, टेंजिबल असेट आर दोज असेट व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज दे कैन बी सीन एंड टच, इनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर, फर्नीचर, गुड्स। Tangible assets, intangible assets, intangible assets are those assets which do not have physical existence, do not have physical existence, they cannot be seen or touched. Example, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट भी इसमें आप ऐड कर दीजिए। ओके, क्या आपको समझ आया? असेट दो तरह की, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट में दो टाइप, टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब करंट असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज 1 ईयर, जिनको एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उनको हम करंट असेट कहते हैं। एक बात बताएं, जो हमारा स्टॉक होता है ना, स्टॉक, वो भी करंट असेट होता है। जेठालाल ने 10 लाख की टीवी खरीदी, क्या वो उसको एक साल के अंदर बेचने का टारगेट है? यस। जो हमारी दुकान में गुड्स भरे हुए होते हैं ना, वो हम एक साल के अंदर बेचने के हिसाब से ही उनको टारगेट करते हैं। कोई 3 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई एक साल के अंदर बिक जाता है। तो जो स्टॉक होता है वो भी एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। एक साल के अंदर कस्टमर आएंगे और गुड्स को लेके चले जाएंगे। तो करंट असेट जो है ना, उसमें स्टॉक है, हमारा कैश है, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स मतलब जिनको हमने उधार बेचा वो हमको पैसा देके जाएंगे, ये सब हमारी करंट असेट्स होती है। क्या आपको असेट समझ में आ गई? यस। अब ये जो पॉइंट लिख रखा है ना, नेक्स्ट फिक्टिशियस असेट, ये कंप्लीटली डिफरेंट है। ये ऊपर वाले किसी भी बाइफरकेशन में कवर नहीं हुआ। नॉन करंट असेट भी नहीं है, करंट असेट भी नहीं है, टेंजिबल भी नहीं है, इंटेंजिबल ही नहीं है। एक्चुअली इट इज नॉट एन असेट, इट इज नॉट एन असेट, ये एक असेट नहीं होता है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूंगा। आई होप कि मैं आपको ये वाला पॉइंट अभी समझा पाऊं इस लेवल पे, क्योंकि आप अभी 4th लेक्चर में हैं और अकाउंट्स आप समझिए, आपको 11, 12 फिर बीकॉम या सीए जो भी आप कोर्स करते हैं उसमें आपको लगभग 6-7 साल तक अकाउंट्स पढ़नी है। तो ये वाला पॉइंट है ना, ये 4th लेक्चर में समझा देना थोड़ा सा उचित नहीं होगा। फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, आपको पता है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बैलेंस शीट समझाया था। जब हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज, एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, असेट्स, इधर हम लोग क्या लिखते हैं, अमाउंट। ओके, लाइबिलिटीज में एक तो हमारी कैपिटल होती है जो कि हमारी इंटरनल लाइबिलिटी होती है, एक हमारे क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं और एक हमारा बैंक लोन भी हो सकता है। मैं ये 3 एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारी कंपनी में कैपिटल है थोड़े से क्रेडिटर्स है, थोड़ा सा बैंक लोन है, और हमारी असेट में बिल्डिंग है, मशीन है, और क्या है, फर्नीचर। क्या है, हमारी असेट में बिल्डिंग है, हमारी असेट में मशीन है, हमारी असेट में फर्नीचर है और हमारी असेट में कैश पड़ा हुआ है। ये हमारी 4 असेट्स हैं और ये हमारी क्या है, लाइबिलिटीज हैं। जब हम अकाउंटिंग को आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि जब भी हमारी फर्म में प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाइबिलिटी साइड में आता है, क्योंकि वो प्रॉफिट हमारे ओनर का होता है, तो हमको अल्टीमेटली वो प्रॉफिट ओनर को चुकाना होता है। तो आप खाली इतना सा समझिए, अभी मैं जो लाइन बोल रहा हूँ ना उसको आप याद रखिए कि प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड में आता है। जब भी हमारी फर्म में प्रॉफिट होगा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस साल 10 लाख रुपए कमाए, तो 10 लाख रुपए किधर आएंगे, लाइबिलिटी साइड में। ओके, तो अगर प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड में आएगा तो मुझे बताइए लॉस किधर आएगा, असेट साइड में। ये डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में। ये रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, आप खाली इतना सा याद रखिए कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है तो वो लायबिलिटी साइड में आता है, और जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है तो वो असेट साइड में आता है।
अब मुझे आप खाली इतना सा बता दीजिए कि एक कंपनी की बैलेंस शीट में लिख रखा है लॉस इक्वल टू 5 लाख। मुझे बताइए क्या ये 5 लाख रुपए जो असेट साइड में लिख रखे हैं क्या ये वास्तव में असेट है? नहीं है। क्या इससे हमको फ्यूचर में फायदा होगा? नहीं होगा। तो ये इधर क्यों आया? क्योंकि हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, उसका रूल है, हमारे डबल एंट्री सिस्टम का ये रूल है, इस वजह से लॉस असेट साइड में आता है। अब मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं, वो याद रखना। कभी कभी किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट की असेट साइड में कुछ ऐसे आइटम हो सकते हैं जो कि एक्चुअल में असेट ना हो, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम की वजह से उनको असेट साइड में लिखना पड़ता है। ऐसे आइटम को हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस असेट। क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस का मतलब ही समझ रहे हो ना, जो रियल नहीं होता है। फिक्टिशियस शब्द का मतलब होता है नॉट रियल, मतलब ऐसा कोई भी आइटम जो कि असेट साइड में दिख रहा है लेकिन हकीकत में वो असेट नहीं है, उसको हम लोग फिक्टिशियस असेट कहते हैं। आज खाली इतना सा समझ जाइए, फिक्टिशियस असेट आर दोज असेट व्हिच आर नीदर टेंजिबल असेट नॉर इंटेंजिबल असेट। फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटेड लॉसेज, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। माय डियर फ्रेंड्स, असेट यहीं पे खत्म होता है। ये 4 पॉइंट क्या लिख रखे हैं आप फटाफट से देख लीजिए। जो भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा उसकी समरी लिख रखी है कि असेट में 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहला तो उसके मालिक हम होते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, तो उसके मालिक हम है, तो ही तो हमारी असेट है। आपकी बिल्डिंग है तो आप मालिक हो ना, आपकी असेट हुई। इट में बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, मतलब ये टच करने वाली भी हो सकती है, कॉपीराइट जैसी भी हो सकती है। इसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए और ये मनी टर्म्स में मेजर हमेशा होनी चाहिए। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने ऊपर वाले असेट की डेफिनेशन से पढ़ी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि असेट क्या होती है, करंट असेट क्या होती है, नॉन करंट असेट क्या होती है, टेंजिबल असेट क्या होती है, इंटेंजिबल असेट क्या होती है और फिक्टिशियस असेट क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने में आज कामयाब रहा। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपको समझ आई है और आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए। आपको लगता है कि फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना चाहिए, चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप प्लीज मुझे मोटिवेट करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय जिनेंद्र।